हेलो एंड वेलकम बच्चों, एक बार मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने एनसीईआरटी के बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस लेके। और एक बार मैं आज फिर आपको अंधा होके पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आज फिर अपना चश्मा भूला नहीं हूँ। आज कहीं छोड़ के आ गया, मैं कहीं छोड़ के आ गया, रूम पे छोड़ के आ गया, तो वो रूम पे रह गया। कोई बात नहीं है, रूम पे रह गया तो, लेकिन मैं पढ़ा तो सकता ही हूँ, तो पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, जहाँ तक हो गए थे, उसके अगला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर ये रहा। तो देखते हैं बच्चों क्या था वो क्वेश्चन जिसकी अपने को आज बातें करनी है। क्या करनी है? बातें। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज खोल लो बच्चों, एक्सरसाइज खोल लो। मैंने क्वेश्चन करा दिए थे आपको 2.11 11 क्वेश्चन आई हैव already given to you. So now we'll move towards question number 12. What is the question number 12? The mass of box measured by Gross's balance is 2.30 kg. Okay, एक बॉक्स है जिसका ग्रोसर ने मास मेजर किया। ग्रोसर मतलब जो ग्रोसरी बेचता है, उसने मेजर किया और उसने बताया कि इसका मास 2.30 kg है। ओके, पहले ये बताओ 2.30 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहले ये बता दो मुझे 2.30 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो मैं बोलूँगा 3 और तुम बोलोगे 2। तुम क्या बोलोगे? 2, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना क्या कितनी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों। 3 क्यों है? क्योंकि नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन ये पॉइंट के बाद आने वाला एंडिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है। डेट्स मीन इट इज ऑल्सो है सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। बात समझ गए? सबसे पहले ग्रोसर शॉप ने एक बॉक्स है, उसका मास मेजर किया, मतलब एक डब्बा उठा लिया खाली। ये रहा खाली, ये खाली नहीं है डब्बा, इसमें कुछ भरा हुआ है, लेकिन खाली डब्बा ग्रोसर ने उठा लिया और उसका वेट मेजर किया 2.30। वेट मेजर किया या मास मेजर किया? 2.30 kg बोल रहा है, तो ये क्या हुआ, मास या वेट? इट इज मास। यदि ये वेट होता तो यूनिट होती न्यूटन होती, लेकिन अभी इसकी केजी है, मतलब मास। 2 गोल्ड पीसेज ऑफ मास। इसके अंदर इतने भारी भरकम बॉक्स के अंदर ये 2 गोल्ड के पीस रखना चाह रहा है, जिनका मास है 2.15 ग्राम एंड दूसरे का है 20.17 ग्राम। ऐसे 2 पीस इस बॉक्स के अंदर रखना चाह रहा है। कोई बात नहीं। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स? टोटल मास ऑफ द बॉक्स कब पूछ रहा है ये टोटल मास? बच्चों जब ये दोनों टुकड़े इसके अंदर डाल देगा तब ये पूछ रहा है बॉक्स का और इन टुकड़ों का मिला के टोटल मास कितना। मतलब सिंपल सी बात है, आपको इनको ऐड करना है। डायरेक्टली ऐड कर दोगे ना आप तो बहुत टैलेंटेड हो, डायरेक्टली ऐड कर दोगे। ऐसा कर दोगे ना। ऐसा मत कर देना बच्चों, फंस जाओगे बुरी तरह से, क्योंकि ये तो केजी में है बच्चों, ये तो केजी में, लेकिन ये किसमें? ग्राम एंड ग्राम। बच्चों केजी में ग्राम ऐड नहीं करते, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो ये भी आपको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको। तो बच्चों 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? एक मिनट जरा मतलब मैं फैन ऑन कर दूंगा अपना। फैन अच्छी चल जाए, ठीक है, ऑन हो गया। गर्मी लग रही थी मुझे, हल्की हल्की जो हल्की हल्की गर्मी है ये लग रही थी मुझे, ठीक है। तो मास था बॉक्स का और ये 2 पीस थे इनका, ठीक है। अब आपको इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करना बच्चों, ये गलत मेथड है। सबसे पहले इनको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? 20.15 डिवाइडेड बाई 1 2 3, ठीक है, और 20.17 डिवाइडेड बाई 1 2 3 23। इस तरह से इसका जो मास आएगा 0.02015 किस में आएगा? ये केजी में, और ये 0.02017 केजी। क्या आप इस मेरी बात से संतुष्ट हो बच्चों? जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या आप उससे एग्री करते हो? आप बोलोगे यस करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि आपने सही बात लिखी है, तो हम एग्री करेंगे। बिल्कुल करो, करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो ये बच्चों अपनी केजी में वैल्यू आ गई। आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 2.30 में ये दोनों वैल्यू ऐड कर दो। पर एक चीज़ और, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ कंसेप्ट सिखाने के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों, कॉन्सेप्ट तो अपन सीखेंगे, कॉन्सेप्ट तो अपन
सीख ही लेंगे, लेकिन पहले उससे पहले इसमें एक चीज़ देखो, यदि आप सिर्फ यूनिट चेंज कर रहे हो, मतलब ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हो, तो उनके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 4। इसमें कितने हैं? 4। तो कन्वर्जन के बाद भी क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही हैं। देख लेते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, यस 1 2 3 4, यस। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉइंट के बाद आने वाला 0 है, लेकिन कैसा 0 है? एंडिंग 0 है क्या? ये नहीं है ना एंडिंग 0, ये इनिशियल में आने वाला 0 है, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 4, और कन्वर्जन से पहले भी 4 थे, मतलब जब ये ग्राम में था तब भी 4 सिग्निफिकेंट थे, और ये किलोग्राम में तब भी 4 सिग्निफिकेंट, मतलब अपने कन्वर्जन सही किया है। आपने कन्वर्जन एकदम सही किया। कन्वर्जन करते टाइम सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते। तो अब आप डायरेक्टली इनको ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी देखी जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो देख ली जाएगी। मतलब ऐड करना है आपको सिंपल ही यार। अरे यार ये भी नहीं कर पाओगे यार। 0.022017 है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये वैल्यू आ रही है आपकी ऐड करने पे, लेकिन बच्चों इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक वैल्यू दे रखी है? 2 तक। इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 तक। इसमें पॉइंट के बाद 5 तक। तो एडिशन का रूल क्या होता है? ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट होनी चाहिए जितनी इनमें से सब में मिनिमम जिसमें है। तो इसमें कितनी पॉइंट के बाद? 2, इसमें 5, इसमें 5, मतलब इसमें सबसे मिनिमम, मतलब पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो इसमें पॉइंट के बाद 2.34 आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। याद रखना 2.34 आंसर इसलिए हुआ क्योंकि 4 के बाद में जो वैल्यू थी वो 0 थी, इसलिए मुझे राउंड ऑफ करने, क्योंकि यदि 0 है तो मतलब इससे राउंड ऑफ करने के लिए इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू को कुछ भी चेंज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर 0 की जगह 7 वैल्यू होती है जो कि 5 से बड़ी है, मतलब अब इसको चेंज करना पड़ता, 4 को 5 लिखना पड़ता। राउंड ऑफ कर रहे हैं डायरेक्टली, ऐसे नहीं कि ये 5 डिजिट लिखी हुई तो डायरेक्ट 3 डिजिट लिख दिए, ऐसा नहीं। राउंड ऑफ करके लिखना है उनको 3 डिजिट तक, आप समझ गए? राउंड ऑफ किया तो आपने 3 डिजिट तक लिखा, आंसर आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। कौन सा स्वर है? आंसर है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट है द डिफरेंस इन द मास ऑफ द पीसेस टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आपसे क्या पूछ लिया? द डिफरेंस इन द मास ऑफ द पीस। ये जो मास इस बॉक्स के अंदर डाले थे इनके मास का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बता दोगे ना आप, 20.15 माइनस 20.17 या फिर 20.17 माइनस 20.15। यहाँ पर भी देखो मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी मतलब कॉन्सेप्ट की दुकान, कॉन्सेप्ट का खजाना है, खजाना। अब आप यहाँ से आप एक चीज और सीखोगे, डिफरेंस जब भी आपसे पूछ ले रहा है आपको साइन दिमाग में लाना ही नहीं है, साइन दिमाग में नहीं लाना है। जैसे कोई आपसे पूछ ले आपके और आपके बड़े भाई या बड़ी बहन या छोटा भाई या छोटी बहन, उनके बीच में एज का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आते ही आपको साइन भूल जाना है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं अपने एज में से भैया की एज घटाऊं या भैया की एज में से मेरी एज घटाऊं, किसी के में से किसी की भी एज घटा दो, फाइनल आंसर तो आपको पॉजिटिव ही देना है। क्योंकि जब उसने पूछ लिया डिफरेंस, मतलब वो साइन की बात नहीं कर रहा, प्लस आएगा माइनस आएगा इसकी बात नहीं होगी। डिफरेंस मतलब सिंपल वैल्यू, आपको ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, जो वैल्यू जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका आंसर है। यहाँ पर आंसर आएगा 0.02 और यहाँ पर आएगा -0.02, लेकिन प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना। जब डिफरेंस पूछा है तो आंसर इसका सिंपली मोड है, मतलब आंसर 0.02 है बस। डिफरेंस मतलब 0.02, काम खत्म, मतलब 0.02 इसका आंसर है। डिफरेंस का मतलब आंसर पॉजिटिव देना है आपको, मतलब नहीं है बड़े में से छोटी घटाओ या छोटे में से बड़ा, किसी में से किसी को घटा दो, लास्ट में आंसर तो पॉजिटिव ही दोगे। ये बात आप समझ गए। डिफरेंस मतलब सिर्फ आंसर से मतलब उसको साइन से मतलब नहीं है, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं, इसमें प्लस और माइनस का रूल क्या होता है। प्लस का रूल क्या होता है कि प्लस में जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें उतनी ही डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद जितनी इनमें से मिनिमम में, और माइनस का भी यही रूल है। तो आप माइनस कर रहे हो, इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट तक लिखा है आंसर 2 तक, इसमें भी 2 तक, तो फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए 2। आ रही है ना 2? यस आ रही है। इसमें भी 2 आ रही है ना? आ रही है, मतलब कुल मिला के आंसर सही है। यही आंसर है अपना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आना चाहिए, तो ये एकदम सही है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी?
दूसरी बात आप ये देख सकते हो, ये तो आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ग्राम में। यदि किलोग्राम में डिफरेंस निकालना तो किलोग्राम में तो ये अपन वैल्यू निकाल ही चुके हैं 0.02017, ये आंसर अपन निकाल सकें 17 है ये, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप इसको सब्ट्रैक्ट करो 0.0000002, यही आंसर है। प्लस माइनस से इसमें भी कोई मतलब नहीं है, चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आंसर डायरेक्ट पॉजिटिव ही लिखोगे आप, पॉजिटिव ही लिखोगे और ये आपका आंसर होगा। देखो पॉइंट के बाद इसमें कितनी डिजिट तक आंसर है 1 2 3 4 5, ये भी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, बस आंसर खत्म। इसमें आप सिग्निफिकेंट मत देखने लग जाना, आप ये मत सोचना कि सर इसमें तो ये वाली तो जीरो सिग्निफिकेंट ही नहीं है, इसमें तो ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हो तो इसमें 5 डिजिट कैसे हुई। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिग्निफिकेंट से कोई मतलब नहीं है प्लस और माइनस में, सिर्फ आपको देखना है पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज लिखी हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद लिखी है 5 वैल्यू, इन दोनों में भी मिनिमम कितनी है 5 है, क्योंकि दोनों में ही 5 है ना, इसमें भी 5 इसमें भी 5 पॉइंट के बाद, तो मिनिमम इन दोनों में से क्या है 5 ही है, तो मिनिमम 5 है तो आंसर में ही 5। बात समझ गए। अब देखो एक चीज और, इसमें कॉन्सेप्ट एक और है, ये है इसमें जो क्वेश्चन में जो मास की वैल्यू दी है वो 2.30 ग्राम दी है, 2.30 ग्राम दी है। ये 2.30 लिखा है, मतलब एंडिंग जीरो क्यों सिग्निफिकेंट होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंडिंग जीरो पॉइंट के बाद आने वाला एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता ही क्यों है, इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये जीरो लगाने की जनरली कोई ज़रूरत थी नहीं। अरे यार पॉइंट के बाद ये जीरो लगाने का क्या पर्पज है, क्या हो गया इससे, मतलब जीरो लगाया है, लगाने की जरूरत नहीं थी तब भी जीरो लगाया, मतलब उसका सिग्निफिकेंस है, उसका सिग्निफिकेंस है। फालतू में जीरो नहीं लगा सकते, फालतू में नहीं जीरो लगा सकते, तब भी इसने जीरो लगाया, मतलब इसका कुछ मतलब होगा, इसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है, इसीलिए जीरो लगाते हैं। इसीलिए एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि एंड में जीरो लगाने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो घटती है ना बढ़ती है, तब भी जीरो कोई लगा रहा है, मतलब उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। क्या सिग्निफिकेंस होगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में ये बात चाहोगे पूछना तो मैं बता सकता हूँ, डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये बताता है कि अपन कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे थे, इससे ये पता चलता है इस वैल्यू से अपन वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू बता सकता है, समझ रहे हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू बता सकता है, वो वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया। इसको देखते ही वैल्यू को आप ये समझ जाओगे, इसलिए जीरो लिखा है इसने। पॉइंट के बाद आपने ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू बता रहा है। यदि ऐसा लिखा होता मतलब इसका मेजरमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है जो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू बता रहा है, हाँ 3 डिजिट तक वैल्यू बता रहा है, जिसमें से ये यहाँ तक तो ये वैल्यू है कन्फर्म वैल्यू, कौन सी वैल्यू, कन्फर्म एग्जैक्ट वैल्यू है, और इस वाली लास्ट वाली जीरो में एरर हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको जब ये चीज़ पढ़ाई थी तभी बताया था कि कोई भी चीज़ कोई भी वैल्यू जब लिखी जाती है जैसे ये लिखी जाए, मतलब सिर्फ लास्ट वाली डिजिट को छोड़ के बाकी सारी जो डिजिट होती हैं वो कैसी वैल्यू होती है, कन्फर्म वैल्यू, उनमें एरर नहीं है। लास्ट वाली डिजिट में एरर हो सकती है, लास्ट वाली डिजिट में ही एरर होती है, समझ गए आप, इसीलिए ये लिख रहे हैं। और ये मैंने आपको बता दिया ये क्यों लिखा जा रहा है 2.30 लिखने की क्या जरूरत है, और उसमें जीरो सिग्निफिकेंट क्यों, बहुत सारी बातें मैंने बता दी। यदि ये 2.3 लिख देता तो अपना आंसर कुछ और आता, आंसर क्या आता, फिर ये 2.34 भी नहीं रहता, 2.3 पे ही आंसर खत्म हो जाता। बात समझ गए आप, बात समझ गए। जीरो लिखने का कुछ ना कुछ सेंस है। देयर इज नो नॉनसेंस, देयर इज नो नॉनसेंस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ए फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 observables A, B, C and D as follow. Okay, एक फिजिकल क्वांटिटी P है, वो 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, ए पे, बी पर, सी पे, डी पे, और कैसे डिपेंड करती है, रोटेशन ऐसे डिपेंड करती, ऐसे डिपेंड करती है। तो आपसे पूछ लिया बच्चों इसमें एरर बता दो, पी में एरर बता दो, कोई बात नहीं, ऐसे जब भी लिखा हो तो एरर कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं। ये फॉर्मूला है जो याद रखना है, ये फॉर्मूला है जो याद रखना है, इसकी पावर 1 है तो 1 डेल्टा डी बाई डे। आर यू गेटिंग द पॉइंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट?
देखो जो भी फाइनल ऐसी क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसमें जो रिलेटिव एरर होती है उन सब के रिलेटिव एरर का एडिशन होती है। बस जो पावर होती है वो आगे आगे आ जाती हैं, एरर में पावर आगे आ जाती है। तो इस तरह से इसको सजा दिया आपने, बड़े प्यार से सजा दिया। अब मैं दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें भी 100 का होगा, इसमें भी 100 का होगा, इसमें भी 100 का होगा। इसमें ये क्या हुआ, परसेंटेज एरर। पी के अंदर परसेंटेज एरर इतनी है, ए के अंदर ये रही, बी के अंदर ऐसे कर करके परसेंटेज एरर। तो इसमें जो मैं ऐसे भी लिख दूं, परसेंटेज एरर इन पी इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन डी। ये बात समझ में आती है भाई, आती है। अब इसने बता रखा है परसेंटेज एरर ए के अंदर है 1%, यस डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 1। बी के अंदर परसेंटेज एरर है बच्चों 3, कोई बात नहीं। सी के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो है 4 एंड इसके अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 2। इस तरह से आपका आंसर आएगा 13%। तो पी के अंदर कितनी परसेंटेज की एरर है, 13% की एरर आएगी बच्चों, ये आपका आंसर है। पर इसने क्या पूछ लिया, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न आउट टू बी 3.763। इफ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न आउट टू बी, पी की जो वैल्यू आई 3.763 आई। ये वैल्यू कैसे आई बच्चों, ए की कुछ वैल्यू होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ बच्चों, ए की वैल्यू जो मान लेता हूँ वो 3 प्लस माइनस परसेंटेज कितनी है 1। तो इसमें जो वैल्यू आई, समझ रहे हो आप, क्या ये मैंने सही लिखा है, क्या ये मैंने सही लिखा है, नहीं। यदि इसकी वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 0.03, ये कैसे लिख दिया सर आपने, क्योंकि ए के अंदर कितनी एरर है, 1% एरर है। 1% एरर कैसे आती है, ये जब एरर की वैल्यू ये है और ये मेन वैल्यू ये है 100 जब कर दूंगा मैं, तो ये जब वैल्यू आई वो 1% आई और इसने 1% दे रखी। ये ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है, बी की वैल्यू मुझे पता नहीं, सी की, डी की, किसी की वैल्यू नहीं पता। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसने बोला जो पी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करी, ए बी सी डी की वैल्यू आपको दे रखी थी, तो मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू 3 थी, तो ए में परसेंटेज एरर मुझे निकालनी है, तो मतलब निकालनी नहीं है, इसने दे रखी है। तो ए में ए की वैल्यू 3 है तो इसमें एरर कितनी रही होगी, इतनी, क्योंकि इसमें परसेंटेज एरर दे रखी है ना 1%। तो परसेंटेज एरर कैसे आई होगी, ऐसे ही आई होगी कैलकुलेट। आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी है, क्या मैं बता रहा हूँ। यदि आपको समझ में खोपड़े में घुस गया तो अच्छी बात है, नहीं घुसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो, तुरंत भाग के निकल लो इस बात से, इसको भूल जाओ। भी मैंने क्या बताया था, उसको साफ कर दो, एकदम साफ कर दो, एकदम दिमाग को फ्रेश कर दो। ये क्या बताया आपको, सब भूल जाओ। अब बस ये याद रखो, जब पी की वैल्यू इतनी है बच्चों, पी की वैल्यू कितनी है, ये रही पी की वैल्यू। इस फॉर्मूले में ए बी सी डी कुछ वैल्यू थी जो पुट करी, आंसर ये आया, बस ये याद रखो। और पी में एरर कितनी है, 13%। 13% एरर का मतलब इसका 13% निकाल लो। 13% एरर है ना बच्चों, तो इसका 13% आप निकाल लो। ये जो एरर आएगी बच्चों, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ना कैलकुलेटर ना कुछ है। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। डायरेक्टली तो कैसे लिखूँगा, मुझे पता तो है नहीं, तो कैलकुलेट कर लेता हूँ। हेलो एंड वेलकम बच्चों, तो लाइट आ चुकी है वापस। मैं वापस पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। लाइट चली गई थी यार, तो मैं क्वेश्चन करा नहीं पाया तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। हमसे आगे ही गए तो क्वेश्चन जो मैं करा चुका था वो काफ़ी डार्कनेस में कराए थे, तो कोई बात नहीं, मैं उनको वापस करा देता हूँ। इस वीडियो से कट कर दूँगा, कट कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखो मैं कहाँ तक पहुँच गया था, मोल वोल पढ़ाने लग गया था, लेकिन क्या करें, लाइट ने धोखा दे दिया आज। कोई बात नहीं, वापस करा देता हूँ। तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 13 से ही कर देते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 13 से ही कर देते हैं। 13 में दे रखी है पी की वैल्यू जो है a³b² / (c)/d। आपसे पूछ लिया पी के अंदर कितनी एरर है, तो ऐसे में आपको लिखना होता है ऐसे,
फॉर्मूला तो याद है ना, क्या तुम्हें याद है, मैंने ये तुमको पढ़ाया था उस दिन सवेरा, क्या तुम्हें याद है। इस फॉर्मूले को यदि मैं लिखूं आपके सामने प्योर इंग्लिश में, तो इसको लिख सकता हूं परसेंटेज एरर इन P इक्वल्स टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन A प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन C प्लस परसेंटेज एरर इन D। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ बच्चों। तो मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है P के अंदर, ठीक है, जिसको यदि मैथमेटिकली लिखूंगा तो ये वैल्यू बोल रहा हूँ मैं 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए दे रखी है आपको 1%, ओके। 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, वो दे रखी है 3 प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन सी 4 प्लस 2 परसेंटेज एरर इन डी 2 दे रखी है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया कैसे, क्योंकि जब भी परसेंटेज एरर लिखनी होती है इस तरह के एक्सप्रेशन में तो पावर आगे आ जाती है और उसमें परसेंटेज एरर लिख देते हैं। फिर बी के लिए पावर आगे आ गई, परसेंटेज एरर बी। सी के लिए 1/2 क्यों लगा, क्योंकि √c मतलब c की पावर 1/q, c की पावर 1/q इसका मतलब हुआ, तो ये ऐसे मैंने लिख दिया। और इस तरह से डेल्टा p/p मतलब परसेंटेज एरर इन जो p आई बच्चों वो आई 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स 3, 9 to 12 एंड 13%। तो परसेंटेज एरर जो पी के अंदर आई वो आई 13%। अब आपको दे रखी है जो पी की वैल्यू आई, पी की वैल्यू कैसे आई होगी, ए बी सी डी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करी होगी तब पी की वैल्यू आई होगी, और वो पी की वैल्यू आपको दे रखी है 3.7363। ये आपको मैंने बता रखी है 73 नहीं 763, P इक्वल्स टू 3.763, ठीक है। अब आपसे बोला है इसने कि इसको करेक्ट डिजिट तक राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ये एरर आएगी कितनी इसमें एक्चुअली में, तो एरर कितनी आएगी, परसेंटेज एरर कितनी इसमें 13%, मतलब एरर किसका 30%, जो ट्रू वैल्यू है उसका 13%, तो 3.763 का 13% निकाल लो, ठीक है। ये वैल्यू निकालो, 13% की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी आपके पास, इसको कैलकुलेट करके देख लेना। ये आएगी 13 3 जा 0.48919 ये वैल्यू आ रही है कुछ, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज एरर की। मैंने इसका परसेंट निकाली। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताओ, परसेंटेज एरर 0.48919 आ रही है, इसका मतलब पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर। यदि ये वैल्यू 0.048 ऐसा कुछ होती, मतलब पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट थी यहाँ पर लेकिन पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट ही है, मतलब पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है उसी में एरर है, मैंने अभी क्या बताया, कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू इस दुनिया में लिखी जा रही है 3.7124 ऐसे कुछ लिख लिया है 0.7, इसका मतलब इस वैल्यू का मतलब ये हुआ यहाँ तक तो अपन कन्फर्म है, ये वैल्यू तो कन्फर्म है। एरर किसमें होगी, इस लास्ट वाली वैल्यू में एरर होगी। बात समझिए आप, ठीक है। ये एरर लिखी हुई है, इस एरर को देख के मुझे पता चल रहा है 0.489119 वैल्यू आ रही है, मतलब पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 4 है, मतलब यदि पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट में ही एरर है तो इस वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, इस वैल्यू को लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, सिंपली 3 पॉइंट, सिर्फ एक वैल्यू लिखनी, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लिखनी है। पॉइंट के बाद एक डिजिट आप लिखोगे क्या, उसके लिए आपको करना पड़ेगा राउंड ऑफ। तो 7 के बाद देखो कितनी वैल्यू कितनी है 6, मतलब 5 से बड़ी है तो डायरेक्टली इसको 1 बढ़ा दो क्योंकि आपको राउंड ऑफ करना है। इसकी वैल्यू 3.8 प्लस माइनस एरर की वैल्यू ये रही 0.48। आप समझ रहे हो इस बात को, ये मैंने कैसे लिखा, देखो कोई भी वैल्यू जिस दुनिया में होती है जो लिखी जाती है तो उसमें लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज के लिए अपन कन्फर्म होते हैं कि हाँ ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू मैं कन्फर्म हूँ, उसके लिए सिर्फ लास्ट वाली डिजिट होती है उसमें एरर होती है। यहाँ पर मैंने एरर देखी तो वो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट में ही एरर है,
पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है ना। यदि ये वैल्यू 0.048 होती है मतलब पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डिजिट प्रेजेंट मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लिखनी है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, यहाँ पर इस वैल्यू को 3.8 को देख के बताओ आप कहाँ तक कन्फर्म हो, तो सिर्फ यहाँ तक मैं कन्फर्म हूँ 3 तक, और जो 8 मैंने लिखा है उसमें ही एरर होगी। उसमें एरर क्यों होगी एरर? क्योंकि ऐसे लिखने का तरीका ये होता है कि लास्ट वाली डिजिट को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू तक आप कंफर्म होते हो, सिर्फ लास्ट वाली डिजिट को लेके आप श्योर नहीं होते, तो इसमें एरर है। मतलब आप समझ गए ना बात। तो क्योंकि ये 0.48 है, 0.4 है मतलब पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट में ही एरर होनी चाहिए, तो मैंने इसको 3.8 लिख दिया। आप समझ गए होंगे बात को, नहीं समझे तो समझ लो कि ये कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया जी, कैसे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A book with many printing errors contains 4 different formulas for displacement y of particle undergoing a certain periodic motion. नंबर 1, आपको सिर्फ ये चेक करना है जो दिए गए फॉर्मूले हैं वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, T/T, T और T दोनों टाइम की यूनिट है, मतलब इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी T आएगा नीचे भी T आ जाएगा। T से T, टाटा बाय बाय, T T T T T T, टाटा की जगह T T हो गया, टाटा की जगह T T गए, ठीक है। अब देखो साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो, कॉस के अंदर कुछ भी लिखा हो, टेन के अंदर साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो कैसा होता है? ये डायमेंशन लेस होता है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। बात समझ गए आप? इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, इस पूरी टर्म की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसकी कोई वैल्यू आएगी, जैसे साइन के अंदर 30 डिग्री लिखा होगा तो उसकी कोई वैल्यू आएगी ना बच्चों, मतलब उसकी खुद की कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, बात समझ गया। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं, मतलब ये डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। और जो y की डायमेंशन है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेस मतलब लेंथ की डायमेंशन, ए भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये भी लेंथ की डायमेंशन, और इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, मतलब L=L, डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला, डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है। और एक बात, साइन कॉस टेन कॉट के अंदर जो भी चीज लिखी होती है वो क्या होता है? वो एक एंगल होता है। साइन कॉस टेन कॉट के अंदर कोई भी चीज लिखी जाएगी वो क्या होगा? एक एंगल होगा। उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं, साइन की जो वैल्यू आएगी उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, और साइन के अंदर जो लिखा है वो एक एंगल होगा और उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2πt/t लिखा है, 2π की कोई डायमेंशन नहीं होगी, T/t की कोई डायमेंशन नहीं होगी, जो T की स्मॉल टी की डायमेंशन कैपिटल T की, दोनों टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर भी कोई डायमेंशन नहीं, मतलब ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, करेक्ट। बी पार्ट है इसका, y=a sin with t, y यहाँ पर ठीक है, a यहाँ पर ठीक है, देखने से लग रहा है ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, साइन वी टी की कोई डायमेंशन। लेकिन इसमें एक कैच है, कैच, अंदर जो चीज़ लिखी है उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। वेलोसिटी कोई डायमेंशन है क्या? यस, ये रही। इसकी डायमेंशन है क्या? t। तो इसके अंदर जो लिखा है उसकी डायमेंशन तो आ रही है l। चक्कर पड़ गया ना, मतलब ये फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर ये चीज, सी पार्ट देखते हैं इसका, y=a/T sin t/a। देखो इसमें जो साइन के अंदर जो लिखा है उसकी डायमेंशन आप चेक करोगे, क्या वो डायमेंशन है उसकी या डायमेंशन नहीं है। साइन के अंदर कोई एंगल आता है, मतलब डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, T/a की कोई डायमेंशन है कि नहीं आप चेक करोगे। डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, यदि डायमेंशन आ रही है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इससे चेक करके बताया, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, ये तो साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो, साइन के अंदर कोई ना कोई एंगल होगा, लेकिन साइन का कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, मतलब इस पार्ट की डायमेंशन तो ये m0 l0 t0, लेकिन ए की डायमेंशन क्या होती है? l, इसकी डायमेंशन t, और इधर की डायमेंशन, अब ये दोनों डायमेंशन मैच हो रही है क्या? नहीं हो रही, मतलब ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ये आप चेक कर लेना साइन के अंदर ये चीज़ें सही लिखी हैं या नहीं लिखी। डी पार्ट देखते हैं, a=a√2 sin 2πt/t प्लस cos 2πt/t। देखो साइन के अंदर जो भी लिखा है वो t/t/t लिखा है, मतलब 2π की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, T/t की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो फाइनली
इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, अंदर जो भी चीज़ लिखी उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई भी चीज़ लिखी उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब इसके अंदर एंगल आएगा उनकी डायमेंशन नहीं है, साइन के अंदर एंगल आएगा तो साइन की ओवरऑल भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, कॉस की भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब इस वाले पार्ट की कोई भी डायमेंशन नहीं है, m0 l0 t0। मुझे चेक करना है इनको सिर्फ, तो y की डायरेक्शन डायमेंशन l है, a क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायमेंशन भी l है, √2 की डायमेंशन कुछ नहीं होगी, 0 0 m0 l0 t0 होगी, क्योंकि नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो l = l, बस आंसर आ गया, एकदम करेक्ट है ये फॉर्मूला। लेकिन अब एक कैच है यहाँ पर, इसने आपसे पूछा है कि ये फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं, तो मैंने चेक कर लिए कोई आंसर करेक्ट है या नहीं, लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट आया है, तो क्या आप ये बोल सकते हो ये फॉर्मूला जिस भी चीज़ का है वो एकदम करेक्ट है? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, ये मैंने पढ़ाया था तभी आपको बताया था। एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, सो गया क्या मैं, कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फॉर्मूला भी करेक्ट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो 100% इनकरेक्ट होगा। यदि उसकी डायमेंशनल LHS = RHS नहीं आ रही तो 100% श्योरिटी से कह देना ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन उसकी डायमेंशनल तो LHS = RHS आ रही है तो आप कंफर्म हो गए, मत बोल देना कि ये फॉर्मूला करेक्ट ही होगा, उसमें कुछ और गलती हो सकती है भाई, सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है, वो सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन उसमें कुछ और गलती हो सकती है। जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सॉरी स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया F/A, समझ रहे हो, F/A होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैंने फॉर्मूला स्ट्रेस का ये लिख दिया, F × L/V, फोर्स इंटू लेंथ इंटू वॉल्यूम। तो आप इसकी डायमेंशन निकालोगे तो ये डायमेंशन इसकी भी दोनों LHS RHS मैच हो जाएंगी, इसकी भी LHS RHS मैच हो जाएंगी, तो डायमेंशनली ये दोनों फॉर्मूले करेक्ट हैं। क्या एक्चुअल में करेक्ट है क्या? फोर्स स्ट्रेस का फॉर्मूला तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन वॉल्यूम नहीं होता है ना भाई ये फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फॉर्मूले डायमेंशनली तो करेक्ट हैं दोनों, लेकिन रियली में करेक्ट ये वाला नहीं है। आप समझ गए ना बात को? तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब फॉर्मूला करेक्ट नहीं होता, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता। यदि ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, मतलब LHS = RHS मैच नहीं करी, तो 100% ये फॉर्मूला गलत होगा। ओ भाई मैंने तुम्हें जो बात बताई वो समझ में आई? बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए। आप हाँ, एक स्टूडेंट था आपकी तरह, वो सब कुछ भूल जाता था, भूलते भूलते वो गया एग्जाम में और उसने जो मास का फॉर्मूला लिखा 1/√1 - v² लिख दिया इसने फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आया =mc² से। आइंस्टीन साहब ने बोला कि भैया मास कांस्टेंट नहीं होता, यदि आप लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो मास भी चेंज होता है। यदि आप लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो मास भी चेंज होता है, मास चेंज नहीं हो, सेम नहीं रहता, मास कम ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ से मास का फॉर्मूला आया m = m0 1/v², ये रेस्ट मास है। यदि कोई मास चुपचाप पड़ा हुआ है रेस्ट में, उसका मास इतना है, लेकिन वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका मास चेंज होगा, और ये फॉर्मूला ये रहा, उसका वेलोसिटी के साथ चेंज होगा। उसने फॉर्मूला ये लिख दिया और वो भूल गया कि भाई इसमें कहीं c आता है। लाइट की स्पीड कहीं ना कहीं तो आती है, लेकिन कहाँ आती है मुझे याद नहीं है। अब बताओ, आप बताओ, ये फॉर्मूले को करेक्ट करके बताओ। पहले तो ये बताओ ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो आप क्या देख सकते हो, आपके पास क्या चारा है? क्या चारा? हरा चारा है क्या आपके पास? नहीं है ना, आपके पास सिर्फ एक ही चारा है कि आप इसकी डायमेंशन चेक कर लो। तो इधर वाले की डायमेंशन, मास की डायमेंशन M, ओके, इधर इसकी डायमेंशन M अपॉन √, लेंथ की वेलोसिटी की डायमेंशन L² अपॉन t-2, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? L/t, ठीक है, L/t होती है। वेलोसिटी क्या होती है? L/t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v² L² अपॉन t² हो जाएगी, और t² को मैं ऊपर ले गया तो t-2 हो गया। ये डायमेंशन है। तो क्या LHS = RHS आ रहा है क्या? नहीं, दोनों की डायमेंशन सेम नहीं आ रही। उधर मास है, इधर भी मास है, लेकिन अंदर नीचे ये भी आ रहा है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अपने को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी ट्रिक बता देता हूँ, M को बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ 1 क्या है?
एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यदि आपको किसी चीज़ को ऐड या सेपरेट करना है तो ऐसी चीज़ों को ही ऐड या सेपरेट कर सकते हो जिनकी दोनों की डायमेंशन सेम हो। तो क्या इसकी डायमेंशन इससे मैच कर रही है? नहीं कर रही। इसकी तो डायमेंशन कोई नहीं है M0 L0 T0, लेकिन इसकी तो डायमेंशन है ना बच्चे, इसकी तो डायमेंशन है। तो मतलब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। मतलब ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। और आपके दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं वेलोसिटी ऑफ लाइट आती है, तो आपने लगाए तरीके। आपने क्या किया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कर दिया। अब बताओ ये क्या है, वेलोसिटी, ये भी क्या है, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है? लाइट की वेलोसिटी है। लेकिन वेलोसिटी तो है, मतलब ऊपर भी वेलोसिटी का स्क्वायर, नीचे भी वेलोसिटी का स्क्वायर। यदि दोनों साइड वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब डायमेंशन उनकी कट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल। इधर भी L2T-2 आ जाएगा, इधर भी L2T-2, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। मतलब ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस था, ये भी डायमेंशन। मतलब ये फॉर्मूला अब करेक्ट हो चुका है। तो ये फॉर्मूला है। लेकिन आप गलती ये भी तो कर सकते हो, आप ये बोल दो कि इसका फॉर्मूला सर C² होगा, C²/V² होगा। तो बताओ बच्चों, ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद, मतलब ऐसा करते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार ऊपर V था तो V²/C² इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन आपने उल्टा लिख दिया तो C²। तो ये बताओ वेलोसिटी बढ़ती है बढ़ते लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर सकती है। लाइट की वेलोसिटी से ऊपर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब जो भी प्रैक्टिकली आप वेलोसिटी लोगे वो लाइट की वेलोसिटी से कम होगी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, जनरली जो वेलोसिटी जो होती है अपने पास वो लाइट की वेलोसिटी से कम होती है, वेलोसिटी से कम होती है। तो ये वाला फॉर्मूला यदि मैं देखूं तो यहाँ से V/c की वैल्यू देखो, V/c की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। यदि ये वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका स्क्वायर भी लेस देन 1, 1 से छोटे का स्क्वायर करोगे तो लेस देन 1 आएगा। 1 से छोटी किसी वैल्यू का स्क्वायर भी लेस देन 1, लेस देन 1 का स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, ठीक है। 1 माइनस लेस देन 1 मतलब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन आपने गलती से फॉर्मूला ये लिख दिया होता तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी अपने पास होती है प्रैक्टिकली वो लाइट की वेलोसिटी से कम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो C/V की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1। तो 1 माइनस ग्रेटर देन 1 मतलब अंडर रूट नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव मतलब इमेजनरी, नेगेटिव मतलब इमेजनरी। तो ये वैल्यू इमेजनरी आ जाएगी, जो कि कहीं से भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं, कहीं से भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा नीचे नेगेटिव वैल्यू। नहीं तो ये आंसर, ये फॉर्मूला अपना ऐसा ही होना चाहिए, 1 माइनस V²/C², ना कि 1 माइनस C²/V², ठीक है। ये फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले मैं अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको करा चुका हूँ, लेकिन लाइट चली गई थी तो मैं क्या करूँ यार, वापस कराने पड़ रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट टू द एटॉमिक स्केल इज नॉन टू बी एंगस्ट्रॉन एंड इज डिनोटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू। अच्छा, इन्होंने बोल दिया कि जो 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये आपको बता दिया, ठीक है। बता दिया तो कोई बात नहीं, मैंने मान भी लिया, इसने बता दिया और मैंने मान लिया, तुमने बुलाया और हम दौड़े चले गए। फिर इसमें बोल रखा है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। साइज का मतलब होता है बच्चों रेडियस। हाइड्रोजन एटम की रेडियस देखिए 0.5 एंगस्ट्रॉम। 0.5 एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब आपसे इसने पूछ लिया कि भैया 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम बताओ, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम बताओ। हाइड्रोजन एटम कैसा होगा, स्फेरिकल। कैसा, स्फेरिकल। स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr3। तो V = 4/3 पाई मतलब 3.14 वैल्यू पुट कर दो, इंटू R की जगह वैल्यू ये रही, R चाहिए इसको मीटर में, 0.5 × 10⁻10 मीटर का होल क्यूब। यहाँ से जो वॉल्यूम की जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर क्यूब में आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये किसका वॉल्यूम है, एक हाइड्रोजन एटम का। लेकिन इसने कितने हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम पूछा है, इसने पूछा 1 मोल हाइड्रोजन एटम का। और किसी भी एटम के 1 मोल में, किसी भी एटम हो उसके 1 मोल में कितने एटम आते हैं, 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल इक्वल्स टू कितने एटम, Na एटम, Na एटम। Na क्या यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 × 10⁻23, ठीक है। यदि एक एटम का वॉल्यूम ये है
तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। यदि 1 एटम का वॉल्यूम ये आ गया, ठीक है, इसने पूछ लिया 1 मोल का वॉल्यूम बताओ, 1 मोल में कितने एटम है, इतने एटम है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा, ये इससे मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर मीटर क्यूब में ये हो जाएगा। बस खतरनाक खेल थे लेकिन आसान थे। खेल तो खतरनाक थे लेकिन आपके लिए तो चुटकियों का खेल है ना। हाँ ये तो चुटकियों का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा, और मैं दूसरा मार्कर निकाल देता हूँ यहाँ पर ब्लू वाला। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाइज, किसी भी गैस का 1 मोल एक STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, और 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। बात समझ रहे हो? यदि मैं 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब बना दूं, एक क्यूब टाइप का एक बर्तन है आपके पास, एक क्यूब टाइप का बर्तन है, इसकी ये वाली लेंथ 1 मीटर, ये वाली 1 मीटर और ये हाइट 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम आता है वो आता है 1000 लीटर। यदि आपके पास एक बर्तन है किस टाइप का, क्यूब शेप का है, जिसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों 1 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी भर सकते हो आप, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी भर सकते हो, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो इसका मतलब 1 लीटर कितना हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये याद रखने का तरीका है इसका। 1 मीटर क्यूब का यदि आपने कोई बर्तन बना दिया तो इसके अंदर 1000 लीटर पानी डाल सकते हो आप, समझ गए आप। तो 1 लीटर इक्वल्स टू इतना हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर, या फिर 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मोल इतना ऑक्यूपाई करता है कब, STP पर, STP मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा 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 अच्छा, वाई इज दिस रेशियो सो लार्ज। अच्छा, ये बात आपको बोल दी कि इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और आपसे पूछ लिया कि 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, इनका रेशियो कितना होगा। तो देखो 1 मोल हाइड्रोजन कितना ऑक्यूपाई करता है, इतना, तो ये तो अपना हो गया कि कितना मोलर वॉल्यूम इसका होगा। अब आपसे पूछ लिया जो अभी अपन ने निकाला था, जो अभी अपन ने निकाला था ना, वो जो अभी अपन ने निकाला था वो कितना था, 4/3 पाई आर की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 और 4/3 पाई आर क्यू इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या होगा, 1 मोल का इतना वॉल्यूम है, हाइड्रोजन के 1 मोल का वॉल्यूम इतना ही था, मीटर क्यूब में अभी निकाला है, ठीक है। हाइड्रोजन के 1 मोल का इतना ही वॉल्यूम था, और इसने क्या बोला है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस होती है वो STP पर इतना ऑक्यूपाई करती है, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इन दोनों का रेशियो पूछा है सिर्फ, तो बस कोई दिक्कत नहीं, रेशियो पूछा है। ऊपर भी मीटर क्यूब है क्योंकि ये वॉल्यूम है, और नीचे भी मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, ये रेशियो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है, आप समझ गए, ये रेशियो आपका ये आ जाएगा। अब आपसे पूछ लिया कि ये रेशियो इतना ज़्यादा क्यों है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है जो STP पर जो कोई भी गैस ऑक्यूपाई करती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटम के मोलर वॉल्यूम के, क्योंकि जो एटम्स का साइज होता है बहुत छोटा छोटा होता है, तो उनका वॉल्यूम जो आएगा 1 मोल का वो काफ़ी कम आएगा, और जो STP पे गैस ऑक्यूपाई करती है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, इसीलिए ये रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है कि आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, किसी में जा रहे हो, आप बैठे हुए हो, आप साइड में देखते हो, यदि कोई पेड़ निकलता है तो आपको देखते हो अरे ये तो बहुत तेज निकल गया, कोई पेड़, कोई लाइट का खंभा निकलता है, अरे ये तो बहुत तेज निकल गया, लेकिन आप किसी पहाड़ को देख रहे हो दूर से,
आसमान में देख रहे हो तारे को, तो आप चलते जा रहे हो, अरे यार ये तो बहुत तेज निकल रही है, जैसे पेड़ बहुत तेज निकल रहा था, लेकिन ये आकाश का तारा तो ये बहुत धीरे निकल रहा है, ये पहाड़ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एक लाइन ऑफ साइट होती है, जो लेज़र लाइट आजकल आप देखते हो ना यूट्यूब वीडियो में, किसी के भी कोई बात बोल देता है, उसमें लेज़र लाइट निकाल देते हैं, लेज़र लाइट निकाल देती है ना, लेज़र लाइट निकाल देते हैं ना आंखों से। ऐसे ही आप समझो कि जैसे फील्ड ऑफ व्यू होता है, आपकी आंखों का एक फील्ड ऑफ व्यू होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है, अरे तो चल नहीं रहा रे, फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं वो इस फील्ड ऑफ व्यू को जल्दी जल्दी पार करती हैं, जल्दी जल्दी पास होती जाती हैं यहाँ से। जैसे कोई पेड़ आया रास्ते में पेड़ आया, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ आया, ये पेड़, और ये जल्दी से इस फील्ड ऑफ व्यू को पार कर गया, पीछे निकल गया, तो आपको लगा अरे यार ये तो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकल गया, तो आपको लगा ये बहुत तेज चल रहा है पेड़ मेरे कंपेरिजन में, मतलब पेड़ चल नहीं रहा, पेड़ तो वही है, लेकिन आपको लगेगा कि पेड़ बहुत तेज चल रहा है पीछे से। लेकिन जो पहाड़ है वो काफ़ी दूर है, तो ये लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह से है, लाइन ऑफ साइट जो बनी ना बच्चों, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, धीरे धीरे। जैसे पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हुआ, चलो मैं मान लेता हूँ ये पहाड़ दिखना स्टार्ट हुआ, ये रहा पहाड़ आपका, ठीक है, ये पहाड़, और ये आप चल रहे हो, पहाड़ आपको यहाँ इस जगह से दिखना स्टार्ट हुआ, आपकी लाइन ऑफ साइट ये रही। ये लाइन ऑफ साइट आप धीरे धीरे आगे मूव करते जाओगे तो लाइन ऑफ साइट धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है, बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है। यदि ये लाइन ऑफ साइट बहुत धीरे धीरे चेंज होगी तो आपको लगेगा ये पहाड़ तो स्टेशनरी है, ये नहीं चल रहा है। लेकिन जो पेड़ है उसके लिए जो लाइन ऑफ साइट है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है, मतलब ये पेड़ बहुत जल्दी इस लाइन ऑफ साइट से बाहर निकल रहा है, लेकिन पहाड़ को निकलने में टाइम लग रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि यार वो स्टेशनरी है, क्योंकि इसको टाइम लग रहा है आपकी लाइन ऑफ साइट से बाहर निकलने में। लेकिन पेड़ को टाइम नहीं लग रहा, पेड़ छोटा सा है, वो जल्दी से बाहर निकल रहा है, और वो चीज़ दूर है, एक तो दूर है वो चीज़, तो लाइन ऑफ साइट ऐसे बनेगी, एक तो दूर है वो, ठीक है, दूर है वो, एक तो दूर है, और एक वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, दूर है और बड़ी है। दूर होने का ज़्यादा बड़ा रीज़न है यहाँ पर, कोई चीज़ दूर है ना तो लाइन ऑफ साइट आपको देखोगे कि वो लाइन ऑफ साइट से बाहर निकलने में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। लाइन ऑफ साइट मतलब यहाँ पर जो नाम होता है एक्चुअली में उसका फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, जो फील्ड ऑफ व्यू होता है पास वाली चीज़ों के लिए क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू जल्दी जल्दी वो चीज़ों को पास करते जाएगा, जबकि दूर वाली चीज़ों के लिए फील्ड ऑफ व्यू बहुत देर में पास होता है। फील्ड ऑफ व्यू बहुत देर तक दिखता रहता है, अरे पहाड़ निकला नहीं, फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो गया, और जबकि छोटी वाली चीज़ों के लिए निकल गया, ये पेड़ निकल गया, ये मोटरसाइकिल निकल गई। तो इसलिए फील्ड ऑफ व्यू की डिफरेंस की वजह से आपको दिखता है कि जो पहाड़ होते हैं वो स्टेशनरी है, और जो पेड़ वगैरह है वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। फील्ड ऑफ व्यू का कमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर ये रहा, द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स। उसको जानने से पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स बताऊँ आपको। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स कुछ इस तरह से होता है बच्चों कि आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स आपको बताया था क्या होता है। प्रिंसिपल पैरेलैक्स, यदि आप इसको रखते हो, एक आंख से इसको देखो और पीछे दीवार को भी देखो, पीछे दीवार पे एक पॉइंट देख लो, इसके जस्ट पीछे कौन सा वाला पॉइंट है, अच्छा ये पॉइंट है। फिर आप इस वाली आंख को खोलो और इसको बंद करो, फिर आप देखोगे यार ये मार्कर शिफ्ट हो गया, मार्कर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। और यही पैरेलैक्स एरर मैंने आपको पढ़ाई थी, एरर पढ़ाई थी ना, कि जब आप इस आंख से ऑब्जर्वेशन लेते हो और आपको इस आंख बंद करके इससे ऑब्जर्वेशन, आपको लगेगा यार ये चीज़ तो शिफ्ट हो गई। दीवार के कंपैरिजन में देखना, सिर्फ इस पेन को मत देखना, पेन को देखना और पीछे जो दीवार है उसको भी देखना, तो आप देखोगे कि यार पेन अभी इस लाइन में आ रहा था, अभी मैंने दूसरी आंख से देखा तो पेन शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। ठीक है, समझ गया पैरेलैक्स क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें होती है एक बेस लाइन। इस केस में, मेरे वाले केस में बेस लाइन क्या है, दो आंख के बीच की डिस्टेंस, दोनों आंख के बीच की डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एक बार मैं इस आंख से देख रहा था तो मुझे दिख रहा था ये दीवार के कंपैरिजन में यहाँ है, दूसरी बार मैं इधर देख रहा हूँ तो ये दीवार के कंपैरिजन में यहाँ है, मतलब बेस लाइन मेरी दो आंखों के बीच की डिस्टेंस है। यदि आप किसी प्लैनेट का डायमीटर मेजर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किसी प्लैनेट का डायमीटर मेजर करना चाहते हो या उस प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो कि वो अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप क्या करो, आप अर्थ पर एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से उसको देखो,
किसी एक पॉइंट से उस प्लानेट को देखो, फिर आप क्या करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो और इस वाले पॉइंट से इसको देखो, इस वाले पॉइंट से इसको देखो। ये दोनों यहाँ पर आपने मैच कर लिए, एक पॉइंट डिसाइड कर लिया कि इस पॉइंट को मुझे देखना है। एक बार मैं यहाँ से देखूंगा, एक बार इधर चलूंगा इधर से देखूंगा, ठीक है। ये कोई डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस मान लो कि ये डिस्टेंस है b, और ये जो होगा ये वाली है इस प्लानेट की यहाँ से दूरी, ये दूरी है d, ये दूरी है d, ठीक है। अच्छा, ये दोनों सेम क्यों होंगी? ये मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ये एक सर्किल मानोगे, इसे क्या मानोगे, एक सर्किल, जिस सर्किल की ये आर्क है, बी क्या है सर्किल की आर्क, बी क्या है सर्किल की आर्क, और ये डी क्या है सर्किल की रेडियस। और इसको सर्किल मानते क्यों, कैसे मान सकते हैं इसको सर्किल, वो मैंने आपको पढ़ाया था तब एक्सप्लेन कर दिया था। फिलहाल अभी मैं ये बताता हूँ, ये सर्किल की रेडियस है इसीलिए दोनों सेम है, और ये जो बी है वो इसकी आर्क है। तो ये यदि एंगल आपको पता है और ये एंगल तो आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि आप इस एक ही पॉइंट को देख रहे हो, एक बार इस लोकेशन से एक बार उस लोकेशन से, तो दोनों जाके कहाँ मिल रही है वो आपने एंगल पता कर लिया, ये एंगल थीटा है। तो आप मुझे बताओ थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है ना बच्चे, प्यारे बच्चे, भोले बच्चे, कैसे बच्चे, दुलारे बच्चे। ये आप समझ गए बच्चों, ये आप यदि समझ गए तो थीटा की वैल्यू मुझे पता है। आर्क क्या है, दो अर्थ पे जो दो लोकेशन थी उनके बीच की डिस्टेंस जो कि b है। रेडियस मतलब प्लानेट की अर्थ से डिस्टेंस, उस प्लानेट की अर्थ से डिस्टेंस d है। तो मुझे क्या पता है, थीटा की वैल्यू मुझे पता है, b की वैल्यू मुझे पता है, तो d में निकाल सकता हूँ उस प्लानेट की अर्थ से डिस्टेंस क्या होगी वो निकाल सकता हूँ, b अपॉन थीटा, ये वैल्यू आएगी। याद रखना यहाँ पर जो थीटा है वो रेडियन में ही पुट करना है, कहीं आप गलती से भावनाओं में बह के डिग्री में पुट मत कर देना। और रेडियन में वैल्यू कैसे पुट करोगे, जो 360 डिग्री होते हैं वो होते हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, वो भी डिग्री में वैल्यू पुट मत कर देना। इस तरह से आप किसी प्लानेट की अर्थ से डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन आपको निकालना उस प्लानेट का डायमीटर, कोई प्लानेट है उसका डायमीटर निकालना है, ये प्लानेट है और अर्थ पे आपको इससे तो आप क्या करोगे, अर्थ में एक ही जगह पे खड़े हो जाओ, एक ही लोकेशन पे खड़े हो जाओ आप। इसी लोकेशन से आप इसके दो अपोजिट, एक ये वाला एंड देखो इस पॉइंट से, सेम पॉइंट से, और एक बार इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट देखो, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ये, एक इधर है एक इधर है, तो ये वाला इसका डायमीटर हो जाएगा। ये डायमीटर मैं मान लेता हूँ, उसको कैपिटल डी माना था तो इसको मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ। चलो इसका डायमीटर ये है। ये डिस्टेंस मैंने अभी निकाल ली थी इस पैरेलैक्स फॉर्मूले से, तो ये डिस्टेंस मुझे पता है और ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ। दो एंगल तो पता कर सकता हूँ ना यार, एक ही जगह से मैं देख रहा हूँ, एक बार इधर इस वाली फील्ड, इस वाले साइड पे, एक बार डायमेट्रिकल अपोजिट, तो मुझे पता है ना एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल मुझे पता है, इसको मान लेता हूँ थीटा डैश। अब मुझे बताओ, ये भी एक सर्किल का पार्ट होगा, एक बड़े सर्किल का पार्ट होगा जिसकी जो आर्क है वो है d और जिसकी रेडियस है कैपिटल D। तो यहाँ से थीटा डैश इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मुझे क्या निकालना था, इसका डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू थीटा डैश इंटू डी। कोई टेंशन, समस्या, परेशानी, कोई टेंशन, समस्या, परेशानी तो नहीं है, नहीं आए, ये निकाल सकते हो ना। एक बार डिस्टेंस निकाल लो उस प्लैनेट की, यदि डिस्टेंस पता चल गई तो उस प्लैनेट की रेडियस ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आप पैरेलैक्स मेथड यूज कर रहे हो, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेरी डिस्टेंट। पैरेलैक्स मेथड का यूज बहुत दूर दूर जो अपने से स्टार है उनकी जो डिस्टेंस है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, इसने ये लाइन लिखी है, बेस लाइन ए बी इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अर्थ टू लोकेशन 6 मंथ अपार्ट इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। अच्छा, जो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसमें जो अर्थ की दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थी वो बेस लाइन थी, जो बी मानी थी मैंने। इसने आपको बता दिया कि अभी जो बेस लाइन है
वो अर्थ के डायमीटर के इक्वल है। ये अर्थ है अपनी, इसके डायमीटर के इक्वल बेस लाइन दे रखी है। आप किसी भी प्लैनेट को देख रहे हो तो ऐसे देख रहे हो, एक बार तो अर्थ के इस वाले पॉइंट से देख रहे हो और दूसरी बार उसको देख रहे हो, उस प्लैनेट को अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट पार्ट से। तो बेस लाइन ये हो गई। जैसे अभी मैं क्या कर रहा था, अर्थ में एक लोकेशन यहाँ से दूसरी लोकेशन यहाँ से देख रहा था, तो बेस लाइन की ये वैल्यू आई थी। लेकिन अभी आप ऐसे देख रहे हो, अर्थ पर एक बार तो आपने इस पॉइंट से देखा और दूसरी बार उस प्लैनेट को देखा जो अर्थ का डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट था, वहाँ से देखा। तो बेस लाइन अर्थ के डायमीटर के इक्वल हो गई। तो बेस लाइन क्लियर हो गई। अर्थ को हटा देता हूँ। बेस लाइन क्या है, यहाँ पर ये है और ये डिस्टेंस कितनी है, अर्थ के डायमीटर के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। बेस लाइन अबाउट, और ये डायमीटर दे रखा है 3 × 10⁻11 मीटर, जो डायमीटर होता है अर्थ का, ये इसने ये दे रखा है। हाउएवर इवन द नियरेस्ट स्टार आर सो डिस्टेंट, जो अर्थ के सबसे पास स्टार है वो भी इतना दूर है कि दे शो पैरेलैक्स ओनली ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल शो ए पैरेलैक्स 1 सेकेंड from opposite end of baseline equal to distance from the earth of the sun. How much is the parsec in term of meters? अच्छा, एक जो स्टार है जो अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट साइड से देखने पर भी इतना दूर है कि जो एंगल वो सबसेंड कर रहा है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 सेकेंड। यही दे रखा है इसने 1 सेकेंड, यही दे रखा है। हाँ, 1 सेकेंड एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है, 1 सेकेंड एंगल। कितना बना रहा है, 1 सेकेंड एंगल। किया ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? 1 सेकेंड एंगल बना रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि नहीं बताई हुई? हाँ, बता दी। यस ऑफ कोर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग, कि ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आएगी वो यही, अरे चल जा यार, नहीं चल रहा यार, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी। 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू आएगी वो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। बात समझ गए? 1 डिग्री की वैल्यू ये है, तो कोई भी वैल्यू डिग्री में दे रखी है तो आप निकाल सकते हो कि इसमें कितने रेडियन होंगे। समझ गए? अब 1 मिनट इक्वल्स टू 1, अच्छा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 1 मिनट मतलब कितने रेडियन हो? देखो 1 डिग्री की वैल्यू ये आई और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री की जगह क्या लिख दूंगा, 60, हिंदी में लिख दो मिनट। 60 मिनट इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। तो यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई अपॉन 360 इंटू नहीं अपॉन ये रेडियन, ये वैल्यू आ गई। क्या ये बात आप समझ गए? अब 1 मिनट में 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 मिनट की जगह क्या लिखोगे, 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60। क्या ये बात आप समझ गए? तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है 2.94 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये वैल्यू कहाँ से आई? इसको सॉल्व करने में 1 मिनट इक्वल्स टू जितने रेडियन होते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है। 1 सेकेंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 सेकेंड का जो आंसर आता है, 1 सेकेंड 2 पाई अपॉन 360 अपॉन इंटू 60, तो ये जो वैल्यू आती है 4.85 इंटू 10⁻�6 रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू पता चल गई ये रही, 1 सेकेंड की वैल्यू ये रही, और ये वैल्यू आई कहाँ से? इसको सॉल्व करने पे आती गई। तो क्या कोई डाउट है आपको? फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ? 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। 1 डिग्री है ये। 1 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट, ये रहा, ये 1 सेकेंड है। 1 मिनट इक्वल्स टू 2.94 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, और 1 सेकेंड इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। क्या ये बात आप समझ चुके हो? ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई, ये कोने में लिख ली मैंने।
अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसने बताया बच्चों कि जो वन पार्स मतलब एक अर्थ के जब से सबसे पास वाला भी तारा है ना, वो अर्थ से इतना दूर है कि यदि मैं अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे जाके उसको देखूं तो वो इतना एंगल सबसेट करेगा, सिर्फ इतना एंगल 1 सेकंड का 1 सेकंड एंगल सबसेट करेगा। तो ये एंगल मान लेता हूँ ये थीटा है, और ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूँ। तो मैंने क्या होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये यदि डायमीटर डी मान लिया तो इसको एल मान लेता हूँ। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर कितनी है कैपिटल डी और रेडियस कितनी है एल। क्या थीटा की वैल्यू मुझे पता है, लेकिन थीटा की वैल्यू 1 सेकंड दे रखी है, आपको किस में पुट करनी पड़ेगी रेडियन में। 1 सेकंड कितना होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ये वैल्यू आपको रेडियन में पुट करनी पड़ेगी। 1 सेकंड एंगल है, 1 सेकंड का मतलब इतना रेडियन होता है। ये डायमीटर आपको दे रखा है अपॉन लेंथ, मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी, तो यहाँ से एल की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या आप निकाल सकती हो क्या, अपॉन 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। बस ये आप सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, आकर चला जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा था, मैंने आपको अभी पहले एक्स मेथड पढ़ाया था, उसी मेथड का यूज़ किया इसने, और एक प्लानेट देखा है सन से, मतलब अर्थ से बैठ के एक प्लानेट देख रहे हैं, और उस प्लानेट यहाँ से इतना दूर है कि वो कितना एंगल सबसेट कर रहा है, वो 1 सेकंड का एंगल बना रहा है। ठीक है, 1 सेकंड का एंगल, तो ये आपको ये एंगल पता चल गया। और देखा कहाँ से, जो अर्थ था उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से, एक बार इधर से एक बार डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से, तो जो बेस लाइन हो गई वो कितनी हो गई अर्थ के डायमीटर के इक्वल। आज से पूछ लिया उस प्लानेट की अर्थ से डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो डिस्टेंस ये होती। अच्छा, एक कैच और है, इसी डिस्टेंस को डिफाइन किया गया है, पार्सेक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पार्सेक। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, जो लेंथ का आंसर आएगा, वो ही लेंथ पार्सेक कहलाती है। इसको कैलकुलेट कर लेना, इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो पार्सेक होती है। बस इतना इसने बोल रखा है। तो क्वेश्चन इजी था या बिजी था? आपके सामने क्वेश्चन इजी था या वेरी वेरी बिजी था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A nearest star of solar system is 4.29 लाइट ईयर अवे। जो सबसे पास में स्टार है अपने सोलर सिस्टम का, वो कितना दूर है 2.49 लाइट ईयर अवे। लाइट ईयर मैंने आपको बताया था बच्चों, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर है क्या एक्चुअली में एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितनी होती है, लाइट है अपनी प्यारी लाइट है ना, एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वही लाइट ईयर होती है। ये मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो ये लाइट ईयर है क्या है, एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। लाइट ट्रेवल कर रही है मतलब स्पीड कितनी हो गई इसकी, मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही लाइट ईयर। तो टाइम कितना हो गया 1 ईयर। 1 ईयर मतलब एक साल में कितने दिन 365, एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे, एक घंटे में कितनी मिनट 60 मिनट, एक घंटे में कितनी सेकंड 60 सेकंड। तो ये यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये जो आंसर आएगा, ये किस में कर लिए सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड चला जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो लाइट ईयर आएगा, किसमें, मीटर में। यही लाइट ईयर की वैल्यू आएगी। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये लाइट ईयर आएगा। तो इसने बोला कि जो सोलर सिस्टम में सबसे पास जो अपना तारा है वो कितना दूर है, 4.29 लाइट ईयर अवे है। यहाँ से एक लाइट ईयर की वैल्यू ये आ गई, तो 2.49 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.49 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी। ये डिस्टेंस हो गई अपनी इतने लाइट ईयर की 2.49 की। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म ऑफ पार्सेक? Palex would this star so and view। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई कितनी लाइट है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि यदि मैं इस जो तारा है कितना दूर है, 2.49 लाइट ईयर अवे है, मतलब इतना मीटर दूर है। ये डिस्टेंस मैंने निकाल ली।
2.49 लाइट ईयर का मतलब कितना हुआ, ये डिस्टेंस मैंने निकाली। अब ये पूछ रहा है कि ये जो तारा है बच्चों, ये कितना एंगल सबसेट करेगा यदि मैं इसको अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट जगह से देखूं। अर्थ का डायमीटर ये इसने दे रखा था, लास्ट क्वेश्चन में दिया था ना, 3 × 10⁻11 मीटर, ये अर्थ का डायमीटर इसने दे रखा है। तो मैं डायमेट्रिकली अपोजिट जगह से देखूंगा तो आपसे ये पूछ रहा है, इस बार इसने एंगल पूछ लिया, इस बार ये एंगल पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाली डिस्टेंस पता है ना आपको, ये डिस्टेंस इसने अपने निकाली ना 2.49 इंटू ये वाली पूरी चीज़, ये डिस्टेंस पता है आपको। यदि ये डिस्टेंस पता है तो एंगल निकालना तो बहुत ईजी है। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस अपॉन ये वाली वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से जो वैल्यू आएगी 365 × 24 × 60 × 60, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, रेडियन में। जो आंसर आएगा उसमें आएगा रेडियन, बस ये वैल्यू पुट करनी थी, इजी है ना। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर कितनी थी 3 × 10⁻11, क्यों, क्योंकि वो अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से जाके देख रहा है, मतलब अर्थ के डायमीटर के इक्वल ये डिस्टेंस है। और ये वाली डिस्टेंस मैंने निकाल ली क्योंकि इसने दे रखी थी कि वो तारा यहाँ से अर्थ से इतना दूर है 2.49 लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या होती है, लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जो लाइट यदि चलती है तो एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो लाइट ईयर के इक्वल होती है। तो मैंने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये ना 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 ना, समझ गए आप, समझ गए ना आप। इस तरह से ये क्वेश्चन भी वेरी इजी था। कितना इजी था, वेरी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर नीड टू फॉर साइंस, फॉर एग्जांपल टू असर्टेन स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वन मस्ट हैव एन एक्यूरेट मेथड टू फाइंड इट्स पोजीशन एट क्लोजली सेपरेटेड इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा देखो, फिजिकल क्वांटिटी का एक्यूरेट मेजरमेंट फिजिक्स के लिए या साइंस के लिए बहुत ज़रूरी बात होती है, यही इसने लिख रखा है, ठीक है। फिर इसने एग्जांपल दे रखा है, जैसे एयरक्राफ्ट की आपको परफेक्ट लोकेशन चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़े से टाइम में वो कितना एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे कि उसकी स्पीड क्या है और वो कितने टाइम बाद कहाँ पर पहुँचेगा। मतलब आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। फिर आपसे पूछ लिया इसने, एक एग्जाम्पल दे दिया और इसने बता दिया कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों ज़रूरी होता है। फिर इसने बता दिया ये जो चीज़ थी इसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जब अपने को राडार बनाने थे। अब राडार क्या काम करते हैं, राडार एक्चुअली में राडार का काम ये होता है, वो लोकेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट की। कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो राडार क्या करेगा, एक सिग्नल भेजता है और वो सिग्नल टकरा के उस एयरक्राफ्ट से वापस आता है। वापस आएगा तो आप उसकी डिस्टेंस पता कर सकते हो उस लोकेशन से कितनी डिस्टेंस पे वो उड़ रहा है, ठीक है ना। राडार कैसे काम करता है कि यहाँ पे यदि आपका ये एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, नीचे से उसने सिग्नल भेजा राडार ने और वो लौट के इसके पास आ गया, लौट के जैसे यहाँ से गया और यहाँ से वापस आ गया, इधर गया इधर वापस आ गया। अब मुझे बताओ क्या आप इसकी डिस्टेंस पता कर सकते हो इस टाइम पे एयरक्राफ्ट की? बिल्कुल पता कर सकते हो। कैसे? मुझे पता है सिग्नल की भेजने की स्पीड क्या थी, जो इस सिग्नल की भेजने की स्पीड है वो फिक्स है, मुझे पता है, क्योंकि वो जो भी राडार में मैं सिग्नल भेज रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं भेज रहा हूँ उसकी मुझे पता है कि स्पीड कितनी है, ये कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करता है। यदि ये इसकी स्पीड पता है और टाइम तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा कि मैंने इतने टाइम पे ये सिग्नल भेजा था और इतने टाइम पे वापस आ गया, मतलब इसलिए टोटल टाइम मैं मान लेता हूँ कि इसको 5 सेकंड टाइम लग गया, 5 सेकंड में आया। और इसकी स्पीड में मान लेता हूँ जो राडार का सिग्नल भेज रहा हूँ उसकी स्पीड है बच्चों, उसकी स्पीड क्या मानूँ मैं, 3 × 10⁻3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो क्या मैं इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे इस लाइट जो भी मैंने भेजी उसकी स्पीड पता है? यस पता है। इसको कितना टाइम लग रहा है मुझे पता है ना। 5 सेकंड में सिग्नल जाके वापस आ गया, मतलब एक ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे, जाने और आने में 5 सेकंड लगा, मतलब जाने में कितना टाइम लगा होगा 2.5 सेकंड। तो यहाँ से मैं इनको मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ये राडार ये काम करते हैं भाई, एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करते हैं ये कहाँ पे उड़ रहा है कहाँ पे नहीं उड़ रहा, और डिटेक्ट करके वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इनका क्या यूज होता होगा, युद्ध के समय में जो भी कंट्री होगी, जैसे मैं एक कंट्री हूँ, एक कोई दूसरी कंट्री, उसने अपना एयरक्राफ्ट छोड़ा, वो कि बॉम्बिंग करने आ रहा है मेरी जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, राडार से उसको डिटेक्ट कर लूँगा, अच्छा बेटा ये यहाँ पर उड़ रहा है, मैं अपनी बंदूक चलाऊँगा तुम 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 और उसको मार गिराऊँगा। बंदूक का मतलब यहाँ पर बहुत सारी जो आजकल मिसाइल होती है उनका यूज़ किया जाता है, मिसाइल से और एयरक्राफ्ट को मैं तुरंत ख़त्म कर दूँगा।
तो मुझे क्या चाहिए था, मेन एम क्या था मेरा, यदि मुझे प्रिसाइजली नहीं पता होगा उसकी स्पीड कितनी है और स्पीड कैसे निकालूंगा, कितने टाइम बाद वो कितना कहाँ पर पहुंचा है, तो मुझे इसकी स्पीड पता है। यदि मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी तभी तो मैं अपने मिसाइल को वहाँ पे भेज पाऊंगा और वो उसको मार पाएगा। बात समझ गए। ये प्रोसीजर की बात हुई थी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा था जो आई थिंक मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब आप तो पूछा इसमें, थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जांपल इन मॉडर्न साइंस वेयर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ टाइम मास आर नीडेड आल्सो वेयर एवर यू कैन गिव ए क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ प्रिसीजन नीडेड। अच्छा, अब मॉडर्न साइंस में आपसे पूछ लिया मास और टाइम और लेंथ मास टाइम का एक्यूरेट मेजरमेंट कहाँ पर जरूरत पड़ती है उसकी, आप मुझे बताओ, और कितनी एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा पेज लेना वाइट कलर का, उस पर लिखना स्टार्ट करना, पहले दिमाग लगाना कि क्या क्या हो सकता है, फिर उसको नेट पे सर्च करना, अच्छा किस चीज़ में प्रिसाइज मेजरमेंट, और एक पूरी चार्ट बना लेना। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा कि आपके नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। लेकिन व्हाट इज द एम ऑफ साइंस, एम ऑफ साइंस इज टू नो, तो आप बहुत कुछ चीज़ें से जान पाओगे। लेकिन ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, एक दो चीज़ें बता देता हूँ। लेंथ मास टाइम की बात करी तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मास का एग्जांपल दे देता हूँ। फिर लेंथ और टाइम का आप देखना, सर्च करना, ठीक है, और इनके लिखना आप एक पेज पे ये सारी समरी लिखना, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आपको साइंस समझ में आएगा। मैं मास का एग्जांपल दे रहा हूँ फिलहाल। जैसे आप एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हो, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने मास के एक तिनका भी ज़्यादा डाल दिया ना, उतने मास से एक तिनका भी ज़्यादा डाल दिया तो एयरक्राफ्ट उड़ नहीं पाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो वहाँ पर आपको एकदम करेक्टली पता होना चाहिए कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर कितने मास से ज़्यादा आपको नहीं ले जाना, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, समझ रहे हो आप। जैसे आपने एक एयरक्राफ्ट डिजाइन कर लिया, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, इसमें सवारियाँ जा रही हैं, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर मास होगा, उससे ज़्यादा मास आपने उसके अंदर बिठा दिया तो एयरक्राफ्ट उड़ नहीं पाएगा, बैठ जाएगा धरती में, बिल्कुल चलेगा ही नहीं, समझ गए। जैसे सेम शिप के लिए होता है, शिप कितना वेट अपने साथ ले जा सकती है, आपको एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए। उससे ज़्यादा वेट उसके अंदर डाल दिया आपने, और लोकेशन आपने डेंसिटी का ध्यान नहीं रखा बच्चों, डेंसिटी का ध्यान नहीं रखा किसी एयरक्राफ्ट, मतलब आप कोई गुड्स ले जा रहे हो, आपने बनाया कोई भी एयरक्राफ्ट, जैसे कि आपने कोई बनाए बोट बनाई, ठीक है, बोट ही बनाई आपने, और आपने बोट इस तरह से बना दी कि उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा ही हो गई, तो चल पाएगी क्या पानी में, नहीं चल पाएगी ना। तो आपको मास और वॉल्यूम दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा और एक्यूरेटली ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी डेंसिटी आनी चाहिए पानी से कम, तभी वो पानी में चल पाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। एयरक्राफ्ट के अंदर यदि मास ले जाना है तो आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए, कितने मास से ज़्यादा ये बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पाएगा। यदि आपको प्रिसाइजली मेजर पता नहीं होगा तो आप गलतियाँ कर बैठोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम थियोरेटिकल है, वो आपसे पूछ रहा है कि भैया आप इन चीज़ों को आप कैसे मेज़र करोगे। जैसे टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया ड्यूरिंग मानसून। तो आपको क्या करना है इसमें, देखो ये क्वेश्चन जानने के लिए तो आपको इसमें इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? आपसे इसने पूछ लिया कि जो रेन आपके पास जो क्लाउड है उनके पास कितना मास होता होगा, आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्या तरीका है कैलकुलेट करने का, आप जाके उनको तोड़ के लाओगे क्लाउड्स को, आजा बेटा आजा तो इसको मेज़र कर लूँ, आजा बेटा आजा तेरा मास निकाल दूँ, आजा बेटा आजा तेरा, ऐसा नहीं करोगे ना। तो कैसे मेज़र करोगे आप, रेन, आप देखो जो इंडिया है, इंडिया का एरिया पता करो, एरिया कितना है, नेट पे सर्च कर लोगे आप इंडिया का एरिया। यदि आपको पता चल गया, फिर आपको जो बारिश होती है हर साल, उसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर साल उसका डेटा रिलीज करता है कि इतने mm बारिश हुई, एवरेज ध्यान रखना, पूरे इंडिया का एवरेज कितना है। जैसे यूपी में कुछ बारिश होगी, वो इतनी इसकी थिकनेस इतनी थी, थिकनेस मतलब समझ रहे हो ना, कितनी डेप्थ तक बारिश हुई, कितनी mm पानी पड़ा, इतना, ठीक है। राजस्थान में हुई कुछ इतनी, क्योंकि कम बारिश होती है यहाँ पे इतनी, ठीक है, ये D1 मान लेता हूँ। और किसी की जैसे कर्नाटक में हुई ये D2, किसी दूसरी लोकेशन पे, तो इनका एवरेज निकाल के हर साल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा पब्लिश करेगा भैया कि इंडिया के अंदर एवरेज बारिश जो थी इतने mm हुई थी। आपको इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पता है और आपको ये एवरेज ये भी पता है कि इतनी बारिश हुई थी। इससे यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, टोटल बारिश का वॉल्यूम मिल गया। तो अब मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास निकाल सकते हो। जो मास नीचे आया वही मास तो ऊपर रहा होगा, तो क्लाउड का मास ऐसे बता सकते हो। ऐसे इसमें 2-4 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं आपको, देखो मैंने ये क्वेश्चन का आइडिया दे दिया, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? देखो एक चीज ये है, इस क्वेश्चन को वो जो भी क्वेश्चन सेटर है, जो भी इसमें आपको दे रहा है, वो ये नहीं चाहता कि आप ये क्वेश्चन याद कर लो। तो उनका एम क्या है, आप इन क्वेश्चन को जानने की कोशिश करो कि भैया इनको बनाने का मेन एम क्या था, क्यों बनाए गए थे ये क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला या फिर एक्सरसाइज देने वाला यही चाहता है। एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, आइडिया दे दिया, बाकी जो सारे क्वेश्चन है आप दिमाग लगाओगे पहले अपना कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसे ऐसे करके, और फिर दिमाग नहीं लगे इंटरनेट का यूज कर सकते हो, वो भी नहीं लगे क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं देगा, वो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन इज हॉट प्लाज्मा विद इट्स इनर कोर एट द टेम्परेचर एक्सीडिंग। अच्छा, सन जो होता है, सन SON, सन किसी का बेटा नहीं है यहाँ पर, SUN है, वो सबके पिताजी है। भले ही वो सन है लेकिन होता वो सबका बाप है, बाप सन। क्योंकि सन क्या है, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस अर्थ। यदि सन नहीं होगा तो अपना सर्वाइव करना जस्ट इम्पॉसिबल है भैया, क्योंकि सारी एनर्जी का सोर्स कौन है, सन है। देख लेना आप, आपका जो भी एनर्जी यहाँ पर है, उनका सोर्स क्या है, सन ही है। विश्वास नहीं होता कि आपको? सोच के देखना, सोच के देखो कि सन, इस पृथ्वी पे जितनी भी लाइफ फॉर्म है उनको चलाने के लिए सन ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। सन के बगैर कोई लाइफ यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझ गए। तो इसने बताया कि भाई सन की जो इनर कोर होती है उसका टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन होता है, और जिसकी आउटर कोर है उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन होता है। एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन्स इन सॉलिड और लिक्विड। इतने हायर टेम्परेचर पे जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर 10⁻7 है, आउटर कोर है उसका टेम्परेचर कम है थोड़ा सा, लेकिन वो भी हाई है, 6000 केल्विन है। इतने हायर टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड एडजस्ट करें इसकी संभावना तो है ही नहीं, ऐसा इसने बोला है। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी। आपसे पूछा है कि सन की जो मास डेंसिटी है वो किस रेंज में होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चेक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपका गैस, देखो पहले इसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी। इसने बताया कि इतने हाई टेम्परेचर होता है सन पे इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस तो मिल सकती है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड मिलना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ सॉलिड लिक्विड नहीं रहेगी, वो पिघल जाएगी, वो गैस में बन जाएगी या तो लिक्विड में रहेगी। लिक्विड में भी रहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी इतने हाई टेम्परेचर पे। तो ठीक है, इसने बता दिया। तो आप पहले अपने दिमाग में सोचो आप कि क्या वहाँ पे जो चीज़ें होती होंगी सॉलिड होंगी या लिक्विड होंगी या गैस होगी। आप दिमाग में क्या सोचोगे, गैस सोचोगे। क्या सोचोगे, गैस सोचोगे। क्यों सोचोगे, क्योंकि इसने आपको कन्फ्यूज कर दिया ना बेटा, इसने कन्फ्यूज कर दिया। इसने बोल दिया कि इतने हाई टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड का मिलना मुश्किल है, तो आप बोल दोगे गैस ही होंगी। लेकिन फिर इसने बोला कि इसकी मास डेंसिटी अपने सोच ली, वहाँ पे क्या होगा सॉलिड, तो आपने गैस सोच लिया। फिर उसने डेटा दिया कि मास है जो सन का जो मास है वो 2 × 10⁻³ kg है, और जो इसका रेडियस है सन का वो 7 × 10⁸ मीटर है, 10⁸ मीटर है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रेडियस से वॉल्यूम निकाल लोगे, πr3। सन क्या एक गोला है लेकिन बहुत भोला है। सन एक गोला है जो कि बिल्कुल भोला नहीं है भैया, मैंने गलती से बोल दिया। πr3 7 × 10⁸ मीटर का क्यूब। यहाँ से वॉल्यूम निकाल दोगे आप, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा आपका मीटर क्यूब में। और मास आपको दे रखा है तो क्या आप डेंसिटी निकाल लोगे, डेंसिटी निकाल लोगे। मास ये रहा और वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल लेना। यहाँ से डेंसिटी निकालोगे आप, तब आपको पता चलेगा, आपको सिर्फ लिक्विड की डेंसिटी मतलब 1000 kg/m3। ये डेंसिटी किसकी है, ये पानी की डेंसिटी है, पानी, वाटर, जो कि कैसा होता है, लिक्विड, जो कि कैसा होता है, लिक्विड होता है। इससे बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी होगी तो वो हो सकती है गैस। यदि इससे बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी होगी तो वो गैस हो सकती है, और इससे बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी तो सॉलिड होगा भाई बच्चों वो। क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की जब इतनी है तो सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की।
उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद गैस की, और आपको सिर्फ वाटर की डेंसिटी याद थी कि 1000 होती है केजी पर मीटर क्यूब में। यहाँ से जो वैल्यू निकालोगे डेंसिटी की वो इससे काफ़ी ज़्यादा आएगी, इससे काफ़ी ज़्यादा आएगी। मतलब डेंसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मतलब वो सॉलिड के आसपास की डेंसिटी है, सॉलिड के आसपास जहाँ से जो वैल्यू आएगी वो सॉलिड के आसपास की डेंसिटी आ रही है बच्चों। लेकिन इसने तो आपको कंफ्यूज कर दिया था कि भैया इतने हाई टेम्परेचर पर गैस कैसे मिल सकती है, लेकिन जो डेंसिटी निकाल रहे हैं उससे तो पता चल रहा है कि जो सन है उसमें सॉलिड प्रेजेंट है भैया, सॉलिड प्रेजेंट है। और वो सॉलिड प्रेजेंट किस लिए है, वो एक फोर्स है वहाँ पर, जो फोर्स खींच के रख रही है, खींच के जो भी गैस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होना चाह रहा है, उनको खींच के सॉलिड बना रही है, सॉलिड बना रही है, वहाँ पे एक फोर्स प्रेजेंट है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का देने का उद्देश्य ये था कि आपको पहले कंफ्यूज करे कि इतने टेम्परेचर पे आपको लगेगा गैस ही हो सकती है, लेकिन आप डेंसिटी निकालोगे तो पता चलेगा भैया वो तो सॉलिड है। फिर आप दिमाग लगाओगे कि सॉलिड है क्यों, वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, वो गैस में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा, लिक्विड में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पे एक फोर्स लग रही है, जो इनर कोर है वो आउटर कोर को काफ़ी जोर से खींच रही है। यदि ऐसे फोर्स अंदर की साइड लगेगी तो जो चीज़ें गैस बनना चाह रही थी, लिक्विड बनना चाह रही थी, वो बन नहीं पाएंगी, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये सॉलिड, ये सोचने में मजबूर कर रहा है ये क्वेश्चन। When the planet Jupiter is at distant of इतने मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जो प्लानेट अर्थ जुपिटर है ना, जुपिटर है, जुपिटर ये रहा जुपिटर, ये रहा अर्थ, ये अपना अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है, ये जुपिटर है। इसने पूछा गया कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। अच्छा तो उल्टा लगाना पड़ेगा, ये डायमीटर मैंने अभी आपको ये बताया था ना पहले ही, जुपिटर का डायमीटर निकालना ये, ठीक है। और ये जुपिटर की डिस्टेंस दे रखी है अर्थ से 2824.7 मिलियन किलोमीटर। मिलियन मतलब 10⁶ किलोमीटर को मीटर में कर लोगे तो ये इतने मीटर आ जाएगी। जो जुपिटर की डिस्टेंस है अर्थ से वो इतनी दे रखी है, इसने 824.7 मिलियन किलोमीटर दे दी। मिलियन मतलब 10⁶ होता है, और किलोमीटर को मीटर में कर लिया तो 10�3 का एक अलग मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखी है इसने, ठीक है। इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड, 35.72 सेकेंड। आपको डायमीटर सेकंड में नहीं चाहिए, आपको डायमीटर चाहिए रेडियन में। तो एक सेकंड में कितने रेडियन, एक सेकंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। एक सेकंड के अंदर 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो इतने सेकंड में कितने रेडियन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 72 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ये वैल्यू आ गई, इतने रेडियन हो जाएंगे। तो ये एंगल अपने को पता है, रेडियन में ये एंगल इतना है, थीटा पता है, लेंथ पता है, आर्क निकाल सकते हो, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है, डी, रेडियस मतलब ये वाली लेंथ, ये रही मीटर में, इंटू 10⁻⁹ मीटर, सॉरी माइनस नहीं +9 मीटर। थीटा की वैल्यू दे रखी है रेडियन में ये वाली, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, डी की वैल्यू निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, डी की वैल्यू निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा रे, हो जाएगा। देख लूँ कितने मिनट का वीडियो मैंने, अरे भैया 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अब मैं आगे के क्वेश्चन कराऊँ, इससे पहले मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है मैं थोड़ा रेस्ट लूँ। थैंक यू बच्चों।